हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपका एक नए सेगमेंट के साथ जो वीडियो होगा वो मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री के तौर पे पढ़ाऊंगा। तो मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत आज हम अच्छे से कर रहे हैं। तो आप लोग यहाँ से वीडियो को अगर देखेंगे तो निश्चित रूप से आप लोगों को काफ़ी कुछ समझ में आएगा, और अगर अच्छा लगा तो शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी पहले रूपरेखा हम लोग समझ लेते हैं। तो अगर हम इतिहास की बात करें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री किसका भाग है? इतिहास का भाग है। तो इतिहास की अगर हम बात करें तो इतिहास को 3 सेक्शनों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन इतिहास, पहला है आपका प्राचीन इतिहास, दूसरा है आपका मध्यकालीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, और तीसरा आपका है आधुनिक इतिहास। क्या है? आधुनिक इतिहास। अगर हम इसकी बात करते हैं तो इन तीनों को आपको जानना जरूरी है कि कब इसकी शुरुआत होती है, क्योंकि शुरुआत को अगर हम समझ लेंगे कि एक मोटा मोटा आंकड़ा कि यहाँ से इसकी शुरुआत होती है तो हम लोग काफी करीब पहुंच जाएंगे इतिहास के, जो कि ईस्वी में न होकर कुछ अवधारणाओं के हम समझेंगे। लोग क्या करते हैं, ईस्वी से उसको डिवाइडेशन करते हैं। मैं आपको उसको ईस्वी या सन से डिवाइडेशन नहीं करूंगा। अगर प्राचीन इतिहास की अगर हम बात करें तो प्राचीन इतिहास का जो डिवाइडेशन है, इसकी जो रूपरेखा बताई गई है, ये आपका आदिमानव के समय की है। कब की है? आदिमानव के समय से। आदिमानव के समय से इसकी हम शुरुआत मानेंगे। अगर आदिमानव की समय से इसकी शुरुआत माने तो अगर हम इसमें बताएं कि इस पे साक्ष्य प्रामाणिक रूप से थे कि नहीं थे, तो साक्ष्य इस पे उपलब्ध थे। यहाँ पे आपको साक्ष्य मिले थे, साक्ष्य मिले थे, लेकिन उन साक्ष्यों को पढ़ा नहीं जा सका था। जो लिपि मिला था, साक्ष्य मतलब जो लिपि के रूप में हमको साक्ष्य मिले थे, उन लिपि या साक्ष्यों को क्या नहीं किया जा सका था, उनको पढ़ा नहीं जा सका है, पढ़ा नहीं जा सका है। और अगर इनको पढ़ा नहीं जा सका है तो हम बोल सकते हैं कि इस इतिहास की जानकारी हमें है, लेकिन पूर्ण रूप से उतनी ऑथेंटिक रूप से यह जानकारी हमें नहीं है। कौन सी इतिहास की? प्राचीन इतिहास की। इसमें तुम्हारे आदिमानव के समय के जो शुरुआत होंगे, जो इतिहास की शुरुआत होगी, वो आपका आएगा। अब यहीं पे हम बात कर लेते हैं मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत की। तो अगर हम मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत की बात करें कि कब से ये होता है, तो याद रखना कि मध्यकाल के समय में अनेक छोटे छोटे राजाओं में आपसी लड़ाइयां शुरू हो गई थी। और आपसी लड़ाइयां, ये अनेक जो छोटे छोटे राजा थे, ये सामंत के रूप में थे। जैसे एक केंद्रीय राजा होता है, उस केंद्रीय राजा के अधीन छोटे छोटे राज्य जिस पर अनेक उनके जो मेन राजा होते हैं उनके सामंत बिठाए रहते हैं कि आप फलाना जगह के राजा हैं, आप इस जगह के राजा हैं। तो वो जो आपस में छोटे छोटे राज्य हैं, ये अब स्वतंत्र हो गए थे, और स्वतंत्र होकर एक दूसरे के छोटे छोटे राज्यों को हड़पने की, जीतने की कोशिश करने लगे थे। इसी कहते हैं मध्यकालीन इतिहास। यानी कि मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत जो होती है सामंतों के समय से होती है। कब से होती है? सामंतों के समय से इसकी शुरुआत होती है। सामंतों के समय से इसकी शुरुआत होती है। और अगर हम इसमें बोले कि इस पे साक्ष्य है कि नहीं है, तो इस पे भी आपका साक्ष्य तो प्रामाणिक रूप साक्ष्य इसका मिला है, साक्ष्य मिला है, लेकिन कुछ ऐसे इसमें विवाद भी रहे हैं। साक्ष्य के साथ साथ साक्ष्य तो मिला है, इसकी लिपियों को पढ़ा जा सका है, यानी कि यहाँ पे आप क्या हुआ, लिपि भी जो है वो पढ़ी जा सकी है, लेकिन विवादित बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर उठे हैं। तो विवादों के दायरे में भी घिरा है, विवादों के दायरे में घिरा है। अब इसमें क्या है, अगर हम इसको एक एग्जांपल लेकर आपको बताएं कि विवादों के दायरे में बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। जैसे पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई द्वारा लिखा गया पृथ्वीराज रासो जो है, उसका इतिहास कुछ अलग है जो चंद्रबरदाई ने लिखा था। लेकिन अगर हम मेन इतिहास में अपने देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, तो वो कुछ और बताता है।
तो इसीलिए यह प्रामाणिक रूप से विवादित बात है कि जो चंद्रबरदाई था, जो कि पृथ्वीराज का दोस्त था, वो पृथ्वीराज का क्या था, सच्चा मित्र था, दोस्त था, तो एक साथ खेले बड़े, तो वो जो है पृथ्वीराज के ऊपर कहानी लिखा है पृथ्वीराज रासो। उसमें दिखाया गया है कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने अंत में मार दिया है, और अंत में मोहम्मद गौरी को मारने के बाद जो चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज था, दोनों एक दूसरे को तलवार से भोंक के हत्या कर लेते हैं। यानी कि मोहम्मद गौरी को मार के स्वतः एक दूसरे को मार लेते हैं, किसमें, पृथ्वीराज रासो में। परंतु इतिहास यह नहीं बताता, इतिहास यह नहीं बताता कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज ने मारा था। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, विवाद है। तो ये बात हम बता रहे हैं कि ये विवादों के दायरे में मध्यकालीन इतिहास के बहुत सारे एस्पेक्ट रहे हैं। इतनी बात समझ में आया। अब अगर हम बात करें आधुनिक इतिहास की, देखिए आधुनिक इतिहास की अगर हम बात करें, आधुनिक इतिहास का शुरुआत कहां से माना जाए, तो आधुनिक इतिहास का शुरुआत पुनर्जागरण से माना जाता है। कब से माना जाता है, पुनर्जागरण से। इसमें क्या हुआ, साक्ष्य था, बिल्कुल यहाँ पे साक्ष्य भी जो था ऑथेंटिक था, और जो लिपि है वो भी पढ़ा जा सका है। और यहाँ पे जो विवाद है, विवाद नहीं ना के बराबर है, विवाद ना के बराबर है, ठीक है ना। विवाद इक्का दुक्का कहीं पर है, वैसे विवाद ना के बराबर है विवाद, इसमें बात नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर है। तो ये आपका शुरुआत है कि कब से कौन सा इतिहास शुरू होता है। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुका होगा कि प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास कब से शुरू होता है। हम यहाँ पे सन या ईस्वी में डिवाइडेशन बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि रट्टा वाला फिकेशन, रट्टा मार हम लोगों को नहीं सीखना है। अब हम ये प्राचीन इतिहास को चूंकि हम लोग शुरू नहीं करेंगे अभी इतिहास के सेगमेंट का, हम ये आधुनिक इतिहास के आज शुरुआत कर रहे हैं, आधुनिक इतिहास को। तो आधुनिक इतिहास में अब हमारा पहला चीज हो गया है पुनर्जागरण। तो अब हम आधुनिक इतिहास में थोड़ा सा चर्चा करेंगे पुनर्जागरण की, कि आखिर पुनर्जागरण क्या होता है। क्योंकि आधुनिक इतिहास की शुरुआत हमारा पुनर्जागरण से होता है, तो अब इसकी भी चर्चा कर लेना जरूरी है। तो अब हेडिंग होगा हमारा आधुनिक इतिहास, और आधुनिक इतिहास में हमारा पहला होगा पुनर्जागरण। पुनर्जागरण, अब पुनर्जागरण की अगर हम बात करें, तो पुनर्जागरण को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा उस दौर में। पहले इसका अर्थ समझते हैं, उसके बाद उस दौर में जाएंगे। अर्थ क्या है, पुनः जागरण, पुनः यानी कि फिर से, और जागरण मतलब क्या होता है, जाग जाना, यानी कि फिर से जाग जाना। क्या होता है, फिर से जाग जाना। इसका क्या मतलब है, एक बार जागा हुआ था पहले कभी, एक बार वो पहले कभी जागा हुआ था, फिर वो सो गया, और उसके पश्चात फिर से जाग गया। यही तो इसका मतलब हुआ, फिर से जाग जाना। अर्थात इसका मतलब कि पहले कभी न कभी वो जागा रहा होगा। इसीलिए अब हम समाज में चलते हैं। जो उस समय के समाज हुआ करते थे, उस समय के समाज वो 3 भागों में विभाजित था। 3 भागों में हम विभाजित करके देखते हैं, और उन सेगमेंटों को हम 3 भागों में विभाजित करके जब देखेंगे, तब हमको अच्छे से समझ में आ जाएगा इस पुनर्जागरण की अवधारणा। तो 3 सेगमेंट में अगर हम बांटें, तो पहला है, हम समझते हैं प्राचीन का समाज, यानी कि प्राचीन समाज कैसा रहा था। प्राचीन समाज की अगर हम बात करें, तो जो प्राचीन समाज था हमारा, वो मानवतावादी था। कैसा था, मानवतावादी था, मानवतावादी समाज था। मानवतावादी समाज का मतलब क्या है, लौकिक चीजों पर ध्यान देता था, जो हमको दिखाई देती है प्रत्यक्ष रूप से, उसी को मानता था। तो लौकिकता पर बल देता था, यानी कि जो दिखाई गई है उस पर। व्यवहारवादी था, यानी कि व्यवहारवादी समाज था, व्यवहारवादी समाज था। इन सब के चलते ही चलते जो लोग थे वो काफी डेवलप लोग थे, यानी कि मतलब ये लोग काफी विकसित लोग थे। कैसे लोग थे, विकसित लोग थे, ठीक है ना, काफी विकसित लोग थे। लेकिन इसके बाद जो समय आया, इसके बाद आया मध्यकालीन समाज, यानी कि मध्यकालीन समाज। मध्यकालीन समाज, ये जो मध्यकालीन समाज था, इस मध्यकालीन समाज में क्या हुआ, इसमें जो मानवतावादी पहले था, वो मानवतावादी अब खंडित हो गया। यहाँ पे
ईश्वर सत्ता पे विश्वास की जाने लगी। ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास, ईश्वरीय सत्ता पर क्या हो गया, विश्वास किया जाने लगा। उसके बाद क्या हुआ, धर्म पर जोर दिया जाने लगा, धर्म पर जोर दिया जाने लगा। और इसी के साथ साथ क्या हुआ, रूढ़िवादी किस्म के विचार पनपने लगी। तो रूढ़िवादी विचारों का आना, रूढ़िवादी विचारों का आना, तो ये सब हमारे मध्यकालीन समाज में आ गया था। तो पहले का जो समाज था, प्राचीन समाज, वो जागा हुआ समाज था। मध्यकालीन समाज जो था वो सो गया, यानी कि अब फिर से जागरण होगा। यानी कि पुनर्जागरण का मतलब समय मैंने बताया था, एक बार फिर से जागना। तो पहले जागा था, इसमें सो गया, और फिर जो आएगा समाज, उस समाज में क्या हो जाएगा, फिर से जागेगा। तो अब जो तीसरा वाला होगा हमारा, उस तीसरे वाले में हम बोलेंगे आधुनिक समाज। जो हमारा होगा कौन सा, आधुनिक समाज, आधुनिक समाज। और अगर आधुनिक समाज की हम बात करें तो आधुनिक समाज कैसा हो गया, क्योंकि मध्यकालीन समाज जो था वहां से अब संघर्ष शुरू हुआ। संघर्ष शुरू होने के बाद लड़ाई झगड़ा हुए, और यहीं से फिर एक नया विचार हुआ पुनर्जागरण का। तो यहाँ का समाज व्यवहारवादी समाज था। कैसा था, व्यवहारवादी था। मानवतावादी समाज था, मानवतावादी समाज था, मानवतावादी समाज था। और क्या हुआ, यहाँ पे वैज्ञानिकता ने जन्म लिया, वैज्ञानिकता ने जन्म लिया, वैज्ञानिकता विचार आए, और तार्किकता पर बल दिया गया, तार्किकता पर क्या दिया गया, बल दिया गया। तो ये सारी चीजें पुनर्जागरण में हुआ। और इसी के साथ जो है अब नए खोज की जरूरत पड़ने लगी, नए नए खोजों की जरूरत पड़ने लगी, नए नए खोजों की जरूरत क्या हुई, पड़ने लगी। अब जब नए खोज की जरूरत पड़ने लगी, इसी के तहत अनेक प्रकार के नए खोज हुए, और जब सामान बनना शुरू हुई, नए नए सामान भी बने। अब इन सामान को किसी दूसरे जगह पे बेचने के लिए नए नए मार्ग की भी तलाश होने लगी, और नए मार्गों से दूसरी जगह पे जाकर वहां पे अपने माल को बेचना, और वहां के जो नए नई चीजें हैं उन चीजों को लेकर आना, ये सारा चीज किससे मतलब संबंधित है, पुनर्जागरण से, जो कि एक नए मार्ग की तलाश की ओर लोगों को, यूरोपीय लोगों को आगे बढ़ने के लिए बाध्य कर रहा था। तो नए नए खोजों की जरूरत के साथ साथ अब नए नए मार्गों की भी जरूरत पड़ने लगी, नए नए मार्गों की जरूरत पड़ी। अब नए नए मार्गों की जब जरूरत पड़ी, तो अब वो कौन से नए नए मार्ग हैं, अब उसको हम समझते। देखिए, हर चीज को हम एक कड़ी से लिंक कर दिए हैं, और अगर आप इसी तरह से इसको समझेंगे तो यह आपका बहुत ही व्यवहारिक रूप से इतिहास को समझना होगा। तो अब आते हैं नए मार्ग, कौन से थे नए मार्ग। अब हेडिंग आपका हो गया नए मार्ग, कौन सा था जो खोज किया गया नया मार्ग, वो कौन सा था। उससे पहले हम इसको बांट लेते हैं। अगर हम मार्गों को बांटें तो इसमें हम बांटते हैं कि पुराने मार्ग कौन से थे, और उसमें बांटते हैं फिर नए मार्ग कौन से हुए, नए मार्ग कौन सा हुआ, ठीक है ना। और पुराना मार्ग कौन सा था, ये भी आपको जानना होगा। तो ये दो चीज हमको जानना है कि जो मार्ग खोजी गई, इससे पहले कौन सा मार्ग था और नया मार्ग कौन सा विकसित हुआ। अगर हम बात करें, पहले पुराने मार्ग की चर्चा करते हैं इसकी। तो पुराने मार्ग को देखिए, भारत से यूरोप की अगर हम बात करें, तो भारत से अगर व्यापार जा रहा है तो यहाँ ऐसे करके ये जाएगा, ऐसे करके। तो ये हो गया हमारा भारत, इधर हो गया हमारा पाकिस्तान, इधर हो गया हमारा अफगानिस्तान, इधर हो गया हमारा ईरान, इधर हो गया हमारा इराक, और ये हो गया हमारा तुर्की। इतनी बात आप लोग लिख लेना। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं, जो पुराना मार्ग था, तो भारत से जा रहे हैं, भारत से हुआ, फिर पाकिस्तान गए,
पाकिस्तान से फिर जाने के बाद आए हमारे अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान हो गया। अफगानिस्तान से हम कहाँ गए, ईरान में गए। ईरान से होते हुए हम कहाँ गए, इराक गए। इराक से होते हुए हम तुर्की गए, और तुर्की के बाद फिर सीधा सीधा कहाँ पहुंच गए, हम यूरोप पहुंच गए। तो ये पुराना हमारा ये मार्ग था। तो इसमें दिक्कत क्या आई, इसमें दिक्कत ये आई कि जो अफगानिस्तान का इलाका था, इस अफगानिस्तान के इलाके में दर्रे बहुत सारे थे, बहुत सारे दर्रे थे। पहाड़े जो थी वो बहुत सारे ऊंचे और बहुत सारी नीची पहाड़ियां थी। इन दोनों चीजों के चलते ही जो मार्ग था वो काफी कष्टदायक मार्ग हो गया था। यहाँ से गुजरना बहुत दिक्कत भरी थी। दर्रों में अगर आपसे बात करें तो गोलन दर्रा जो वहां का बहुत ही गहरी खाई के रूप में था, जहां से लोग जाते थे, ठीक ना। खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, ये सारे जो दर्रे हैं बहुत ही कष्टदायक दर्रे थे, जहां से होकर पार करना होता था। तो ऊपर से पहाड़ी क्षेत्र का इलाका था। तो इस सब चीजों से होते हुए जब हम तुर्की पहुंचे, ये यूरोप के व्यापारी लोग, तो ये यूरोप के व्यापारी को तुर्की में काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। टैक्स, काफी ज्यादा टैक्स देना पड़ता था, और इसी टैक्स के अत्यधिक बोझ के कारण ही यह मार्ग को तुर्की को छोड़ना पड़ा। पहले जो टैक्स फिक्स था वो कम था, लेकिन जैसे जैसे तुर्की का साम्राज्यवादी विस्तार बढ़ा, वैसे वैसे तुर्की ने अपना टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया, और इसी के चलते यह व्यापार बाधित होने लगा और एक नए मार्ग की खोज की जाने लगी। तो इसी में पुराने मार्ग में एक दूसरा मार्ग है, ये पहला आपका मार्ग है, और जो दूसरा मार्ग आएगा उसको समझते हैं। जरा देखिए, ये है आपका अरब सागर। अरब सागर से होते हुए इस तरह से ऐसे होते हुए और यहाँ पर आपका प्रवेश करते हुए और यहाँ पे आपका यूरोप में एंट्री करता था। तो ये है आपका अरब सागर। अरब सागर से होते हुए आपका इधर आ गए, ये फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी से होते हुए अरब के प्रदेश में एंट्री करिए, और अरब के प्रदेश में ये भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से सीधा इटली, ये वाला क्षेत्र आपका इटली है। तो जो दूसरे वाले क्षेत्र की मांग हुई तो उसको देखिए, अरब सागर। अरब सागर ये भारत के पश्चिम तट पर है, इधर से नाव के द्वारा ये हुई। तो ये हम इसमें लिख लेते हैं, ये स्थल मार्ग था हमारा। कैसा था, ये स्थल मार्ग था। और ये हमारा कैसा मार्ग है, जलीय मार्ग है, जलीय मार्ग है। तो इसमें अगर हम बात करें तो अरब सागर से होते हुए फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से होते हुए हम किधर चले गए, अरब प्रदेश में। अरब प्रदेश में, अरब प्रदेश से होते हुए भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से होते हुए इटली, इटली में प्रवेश कर चुके। अब यहाँ पर कुछ दिनों तक व्यापार बहुत अच्छी से चला, लेकिन दिक्कतें फिर वही हो गया। जो अरब प्रदेश थे, अरब कंट्री थी, यह अरब प्रदेश के लोगों ने भी क्या किया, अत्यधिक रूप में टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिए। ये जो टैक्स है, अरब प्रदेश के लोग भी टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिए और मनमाना टैक्स वसूलने लगे। इसी के एवज में ये भी रास्ता बाधित हो गया, और फिर एक नए रास्तों की तलाश होने लगी। फिर एक जब नया रास्ता का तलाश हुआ तो देखिए, इधर से एक नया रास्ता हमारा आया, और यह रास्ता जो आया आपका, ये होते हुए इधर से अदन की खाड़ी से होते हुए लाल सागर प्रवेश करते हुए अरब प्रदेश में एंट्री करते हुए फिर यहीं पे तुर्की में जा पहुंचा भूमध्य सागर से। तो हमारा जो तीसरा रास्ता था ये भी जलीय मार्ग का है, वो भी आप लिखेंगे अरब सागर। अरब सागर से अब फारस की खाड़ी नहीं, अदन की खाड़ी, अदन की खाड़ी यहाँ पर है आपका, अदन की खाड़ी, यहाँ पर अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी से होते हुए लाल सागर, लाल सागर, लाल सागर से होते हुए अरब प्रदेश, और अरब प्रदेश से भूमध्य सागर, और भूमध्य सागर से इटली। तो ये हमारा जो रास्ता था ये भी था। कुछ दिनों तक यहाँ भी व्यापार उसी तरह से चला, लेकिन बाद में अरब प्रदेश के लोगों ने इधर साइड से भी टैक्स बढ़ा दिया, जो कि व्यापार के मार्ग में रोड़ा अटकाने लगी। और अब यह पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीनों रास्ते ही
अब खंडित हो गए और इसी के चलते अब एक नए मार्ग की खोज होने की एवज में जुट गई यूरोपियन कंट्री, और यह नया मार्ग के ही समय आपका पुनर्जागरण आया था। और ये पुराने मार्ग के समय पुनर्जागरण नहीं आया था। पुराने मार्ग के समय आपका प्राचीन मानव समाज और मध्यकालीन मानव समाज इसके अंतर्गत आएगा। नए मार्ग के समय पुनर्जागरण हो चुका है, अब यहाँ पे नए मार्ग की खोज होगी। तो अब चलते हैं नए मार्ग की तरफ। तो ये सारी चीजें हम आपको विधिवत और बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। अगर आप लोग इस तरह से इसको सेक्शन में बांटकर और बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे तो मान के चलिए आप लोगों को रटना नहीं पड़ेगा। अब देखिए, नए मार्ग की तलाश के पहले हम कुछ इसकी ऐतिहासिक बैकग्राउंड को जानते हैं। अब यहाँ पे लिखते हैं ऐतिहासिक बैकग्राउंड, ऐतिहासिक भूमिका क्या थी उसको समझते हैं। जरा देखिए, यहां पर आपका, अब इसको हम मिटा देते हैं पूरा, यहां पर आपका ये पूरा यूरोप था इधर, और इधर साइड में था एशिया, ठीक है ना। बात क्या हुई, यह यूरोप पूरा दो भागों, पहले यह पूरा यूरोप रोमन साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? रोमन साम्राज्य था। रोमन साम्राज्य था। कब? पहले के समय। पहले के समय का मतलब ये किसकी, कब समय की बात हो रही है? 1453 की बात के समय, 1453 के पहले की समय की बात हो रही है। 1453 के पहले के समय की बात। तो रोमन साम्राज्य ये पूरा कहलाता था, लेकिन 1453 के बाद यह रोमन साम्राज्य दो भागों में बट गया। उसमें यह हो गया, दो भागों में बट गया। इधर वाला आपका कहलाया आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य, और ये वाला आपका कहलाया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। ये बात समझ में आया? तो यहाँ पे ये हो गया आपका पूर्वी रोमन साम्राज्य, और इधर वाला आपका कहलाया पश्चिमी रोमन साम्राज्य। पश्चिमी रोमन साम्राज्य। जरा देखिए, पूर्वी रोमन साम्राज्य जो है इसकी राजधानी आपकी रोम थी। इसकी राजधानी क्या थी? रोम थी। अगर इसमें बात करें, इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? इसकी राजधानी रोम हुआ करती थी। ये इसमें रोम राजधानी थी, ठीक है ना। और वहीं पे अगर हम इसकी बात करें तो इसकी राजधानी क्या थी? बैजंतिया थी। क्या थी? बैजंतिया। किसकी? पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी क्या थी? बैजंतिया थी। और यहां पर हमारा है तुर्की। ये हमारे क्या है? तुर्की। ये हमारे क्या है? तुर्की। जरा देखिए क्या हुआ, इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य पे तुर्की का आक्रमण हो गया। तुर्की ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया। कब किया था? ये मध्यकालीन मानव समाज की ही बात कर रहा हूं, मध्यकालीन इतिहास के समय की बात कर रहा हूं। तुर्की ने पश्चिमी रोमन साम्राज्य पे आक्रमण कर दिया। तो तुर्की द्वारा क्या हुआ? तुर्की द्वारा पश्चिमी रोमन साम्राज्य पर आक्रमण, रोमन साम्राज्य पर आक्रमण, या फिर मैं बोल सकता हूं किस पर आक्रमण? बैजंतिया पर आक्रमण। किस पर आक्रमण? बैजंतिया पर आक्रमण। जब ये आक्रमण कर दिया तो अगर आपसे पूछे तुर्की का साम्राज्य क्या था, जैसे इसका साम्राज्य था बैजंतिया, तो तुर्की का साम्राज्य, वहां के जो राजा थे वो उस्मानिया साम्राज्य कहलाता था। तो तुर्की हमारा कौन सा साम्राज्य कहलाता था? उस्मानिया साम्राज्य। उस्मानिया साम्राज्य। ये जो उस्मानिया साम्राज्य था इसने बैजंतिया साम्राज्य को हरा दिया। बैजंतिया को क्या कर दिया? ये बैजंतिया को हरा दिया, और इस पश्चिमी रोमन साम्राज्य पे किसका अधिकार हो गया? तुर्की का अधिकार हो गया, उस्मानिया साम्राज्य का अधिकार हो गया। अब तुर्की इस्लामिक कंट्री थी, अतः यहाँ पे अब इस्लामिक चीजों का बढ़ावा दिया जाने लगा। ईश्वर को खंडित करके इस्लाम, अल्लाह को मानना, और अनेक वहां के साहित्यों को नष्ट करना, जलाना, वैज्ञानिकों को पीड़ित करना, पीटना, मारना। तो यहाँ के जो साहित्यिक लोग थे,
यहाँ के जो साहित्य के क्षेत्र के लोग थे, यहाँ के जो कवि लोग थे, यहाँ के जो वैज्ञानिक लोग थे या फिर यहाँ के जो विद्वान लोग थे, ये लोग अपनी प्राचीन परंपरा या प्राचीन धरोहरों को बचाकर लेकर किधर की तरफ भागे? इटली। ये इटली है। तो ये लोग अपने प्राचीन धरोहर को बचाकर लेकर भागे, प्राचीन धरोहर को साथ लेकर गए। अब अगर साथ लेकर कहाँ गए, तो ये बात अगर पूछेगा तो इटली गए। कहाँ पे गए? इटली गए। अभी ये किस समय की बात हो रही है? मध्यकालीन इतिहास, यानी कि ये यहाँ पर रूढ़वादियों का जन्म हो गया है, वैज्ञानिकता खंडित हो गई है, साहित्य जो लिखे जा रहे थे, नए नए तर्क चेतना का विकास हो रहा था, वो सब अब विध्वंस हो गया था। तो इटली में सडनली और इटली में ही फिर धीरे धीरे करके पुनर्जागरण आरंभ हुआ, नए नए साहित्य फिर से लिखे गए, वैज्ञानिकता को बढ़ावा मिला, तर्क चिंतन पर विचार किया गया। तो यहाँ पर इटली में आपका क्या हुआ? जो है पुनर्जागरण की शुरुआत हुई। अगर आपसे पूछा जाएगा कि पुनर्जागरण की शुरुआत कहां से हुई, तो इटली से हुई। और इटली में पुनर्जागरण की शुरुआत अगर पूछेगा कौन साहित्यिक लोग सबसे ज्यादा जोर दिए थे, तो उसमें आप बता सकते हैं कि उसमें आपका जो साहित्यिक क्षेत्र से था वो था पुनर्जागरण के क्षेत्र में दांते एक बहुत बड़ा विद्वान था, जिसने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। दांते के बाद अगर आपका आएगा तो पेट्रार्क। क्या नाम आएगा? पेट्रार्क जो था, ये भी आपका पुनर्जागरण को बढ़ाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाया। तो अगर आपसे पूछेगा कि इटली मतलब कहां से पुनर्जागरण शुरू हुआ, तो यूरोप से। यूरोप में किस जगह से? तो आप बताएंगे इटली से। इटली में कौन बढ़ाने वाले जो साहित्यिक लेख लिख रहे थे वो लोग कौन थे? तो आप बता सकते थे पेट्रार्क था, दांते था, ये लोग बहुत बड़ी भूमिका इनकी रही थी। अब आगे चलते हैं। इतना मैंने बताया, तो जो आपका मैंने बताया कि पश्चिमी रोमन साम्राज्य की राजधानी बैजंतिया थी। क्या थी? बैजंतिया थी। इसी बैजंतिया को हम लोग पहले क्या कहते थे? कुस्तुनतुनिया। क्या कहते थे? कुस्तुनतुनिया कहते थे। ठीक ना? कुस्तुनतुनिया, यहाँ पे कुस्तुन, फिर यहाँ पे तुनिया लिख लीजिए। देखिए यहाँ पे गलत हो गया, कुस्तुनतुनिया। ये प्राचीन नाम था कुस्तुनतुनिया, जो बैजंतिया साम्राज्य था वो उसकी राजधानी। ठीक है ना? इसी कुस्तुनतुनिया को कॉन्स्टेंटिनोपल भी कहते हैं। कॉन्स्टेंटिनोपल इसी को ही कहते हैं। तो कुछ भी आ जाए तो आप लोग इतना जानकारी रखना। और इसी का आधुनिक नाम, वर्तमान में इसे इस्तांबुल कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्तांबुल। वर्तमान में इसका क्या नाम है? इस्तांबुल नाम है। तो ये सब चीजें अगर आपसे पूछेगा तो ये पश्चिमी रोमन साम्राज्य की जो साम्राज्य था वो पश्चिमी रोमन साम्राज्य बैजंतिया साम्राज्य था, और इस बैजंतिया साम्राज्य की राजधानी कुस्तुनतुनिया थी, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल कहते हैं। वर्तमान में इसका क्या नाम है? इस्तांबुल है। इतनी बात अगर आपको क्लियर हो गई, इसी पर आपका तुर्की का अधिकार हो गया। तुर्की हमारा उस्मानिया साम्राज्य का था और इसने अधिकार करके पश्चिमी यूरोप को अपने अधीन ले लिया। इसी के चलते जो हमारा व्यापार पहले चल रहा था वो व्यापार अब तुर्की अत्यधिक टैक्स बढ़ा दिया था। इससे पहले तुर्की इतना टैक्स नहीं बढ़ा था, लेकिन जब इस पर अधिकार कर लिया तो उसका दबदबा बढ़ गया। अब वो मनमाना टैक्स वसूलने लगा। इसी के चलते यह पहला स्थल मार्ग जो था हमारा वो व्यापार खंडित हो गया। आई बात समझ में? तो सारे ये सब लिंक हैं, एक दूसरे से सब चीज जुड़े हैं। तो अब हमारी पुनर्जागरण में पुराने जो मार्ग थे जो खोज हुआ और नए मार्ग थे, सारी मार्गों की हम चर्चा कर लिए हैं। तो हाँ, नए मार्ग की अब चर्चा करना है। पुराने 3 मार्ग की हम चर्चा कर लिए हैं। पहला मार्ग कौन सा था? यहाँ से होकर स्थल मार्ग गया था। दूसरा मार्ग ये, तीसरा मार्ग ये। तो पुराने मार्ग में 3 थे। अब आते हैं नए मार्गों की तरफ। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हमने बता दिया। नए मार्ग में ये आपके 2 देश हैं, एक है स्पेन और एक है पुर्तगाल।
एक है स्पेन और एक है आपका पुर्तगाल। ये दोनों लोग नए मार्गों की, समुद्री मार्गों की खोज के लिए अपने यहाँ के नाविकों को बहुत प्रेरित किए और बहुत बढ़ावा दिए। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्पेन। स्पेन में अगर बात करें तो एक था कोलंबस। स्पेन का कौन था? कोलंबस था। और कोलंबस जो था ये आपका निकला खोज करने के लिए। तो ये अटलांटिक महासागर होते हुए अटलांटिक महासागर होते हुए कहां पहुंच गया? ये देखिए, ये पूरा जो क्षेत्र है ना, इधर अटलांटिक महासागर है। ऐसे ऐसे निकला और इधर साइड आपका कौन है? इधर साइड है उत्तरी अमेरिका। तो करते हुए ये अमेरिका पहुंच गया। निकला था किसकी खोज के लिए? भारत की। तो अमेरिका पहुंच गया। ये बात समझ में आया? अमेरिका पहुंचते ही इसने किसको? अमेरिका के लोगों को क्या कहा? अमेरिका के लोगों को रेड इंडियन कहा। क्या कहा? रेड इंडियन कहा। लेकिन अमेरिका का नाम इसने नहीं रखा था। अमेरिका का नाम इसने नहीं रखा। अगर आपसे पूछेगा अमेरिका का नाम किसने रखा, तो उसका नाम अमेरिगो दी पुस्सी। इसने जो है अमेरिका का नाम रखा। इसने जो है क्या किया? अमेरिका का नाम रखा। ये बात समझ में आई? ये किस चीज के लिए निकला था? ये भारत की खोज के लिए निकला था। भारत की खोज के लिए निकला था। ठीक है ना? कब निकला था ये? तो 1492 ईस्वी में निकला था। कब निकला था? 1492 ईस्वी में। तो स्पेन की तरफ से यह कोशिश की गई नए मार्ग की, लेकिन भारत नहीं पहुंच सका, सफल नहीं हो सका। इसी बीच में अब पुर्तगाल ने क्या क्या कोशिश किया उसकी बात समझते हैं। तो मैंने स्पेन की तो बात कर लिया। तो नए रास्तों में हमको एक चीज मिला। क्या मिला? अमेरिका की खोज। नए रास्तों में हमें क्या मिला? अमेरिका की खोज। अमेरिका की खोज हो गई नए रास्ते में। अब पुर्तगाल की बात करते हैं। देखिए पुर्तगाल, अगर मैं पुर्तगाल की बात करूं तो पुर्तगाल में एक था आपका बार्थोलोमो डियास। ठीक है ना? लेकिन बार्थोलोमो डियास से पहले एक थे प्रिंस हेनरी। कौन थे? प्रिंस हेनरी। अगर मैं आपसे बात करूं प्रिंस हेनरी की, तो प्रिंस हेनरी ने क्या किया था जरा देखिए। प्रिंस हेनरी जो था वो यह जो अफ्रीका महाद्वीप है यहां से होते हुए ऐसे, और अफ्रीका महाद्वीप के ये तटीय भागों का एक मैप बनवाया था। लेकिन यह तटीय भागों का मैप बनवाया था, लेकिन यहां तक ये नहीं पहुंच पाया था। दक्षिणी भाग तक नहीं पहुंच पाया था। लेकिन ये अफ्रीका महाद्वीप के तटीय भागों का मैप बनवाया था। और इसी के लिए इसे द नेविगेटर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? द नेविगेटर। द नेविगेटर कहते हैं, यानी कि पथ प्रदर्शक के नाम से इसे जाना जाता है। द नेविगेटर के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि इसने क्या किया? अफ्रीका महाद्वीप का, क्योंकि इसने अफ्रीका महाद्वीप का मैप बनवाया। अफ्रीका महाद्वीप का क्या किया? मैप बनवाया था। इसीलिए प्रिंस हेनरी जो है वो पुर्तगाली था, लेकिन यह भारत नहीं पहुंच पाया था। तो आपको एक बात क्लियर हो गई कि अफ्रीका महाद्वीप के तटीय भागों का मैप किसने बनवाया था? तो आपका प्रिंस हेनरी। तो यहाँ पर पुर्तगाल नए खोज में एक नाम शामिल हो गया आपका किसका? दूसरे नंबर पे एक नाम शामिल हो गया प्रिंस हेनरी का। किसका शामिल हो गया? प्रिंस हेनरी का। ठीक है ना? और अमेरिका की खोज में आपका किसका शामिल हो गया? कोलंबस का।
कोलंबस का। इसने क्या किया था, मैप बनवाया था, मैप। मैप कहाँ का, अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट का, ये पश्चिमी तट है। आगे अगर हम मैं बढ़ूं तो आगे इसी के चलते तीसरे नंबर पे आके आए थे वार्थोलोमो डियास। वार्थोलोमो डियास। और अगर हम वार्थोलोमो डियास की बात करें तो वार्थोलोमो डियास जो है इसी तट पे होते हुए जो आपका प्रिंस हेनरी ने मैप बनाया था, इसी मैप के सहारे होते हुए ये यहाँ पे आके पहुंचा। इसका नाम है नेटाल। कहां तक पहुंचा था, नेटाल। और नेटाल होते हुए ये आपका ये दक्षिणतम छोर यहाँ पे आके पहुंच गया और इसका नाम है केप ऑफ गुड, केप ऑफ गुड होप। इसे क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप बोलते हैं। और इसी का एक अन्य नाम है केप ऑफ स्टॉर्म। क्या नाम है, केप ऑफ स्टॉर्म। और इसी को आप बोलते हो आशा अंतरीप, आशा अंतरीप। और इसी को इतने सारे नामों से हम इसको जानते हैं, ठीक है ना। तो वार्थोलोमो डियास ने क्या किया, केप ऑफ गुड होप जो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम भाग है, दक्षिणतम भाग है, वहां तक वो पहुंच गया। और वहां पे पहुंच के इस दक्षिणतम भाग का क्या नाम रखा, केप ऑफ गुड होप नाम रखा, ठीक है ना। तो ये आपका कब था, ये आपका 1487 का था बात। ये आपका कब था, 1487 ईस्वी की बात है। आगे पुर्तगाली, देखिए ये सारे पुर्तगाली लोग हैं, ठीक है ना। ये कोलंबस अमेरिका की खोज कर दिया नए मार्ग में, बाकी ये दोनों पुर्तगाल के हैं। आगे इसी के चलते आया कौन, वास्को डिगामा। कौन आया, वास्को डिगामा। वास्को डिगामा जो आया, तो वास्को डिगामा को आने से पहले जरा इसको समझिए। वास्को डिगामा को जो पुर्तगाल के राजा थे, पुर्तगाल के राजा जो थे, उन्होंने वास्को डिगामा को नहीं, वास्को डिगामा के पहले किसी और को सेट किया था भारत आने का, जिसका नाम था एस्टावो डिगामा। क्या नाम था उनका, एस्टावो डिगामा। और एस्टावो डिगामा जो है वो आपके पहले नाविक के रूप में भारत की खोज के लिए क्या हुआ था, उनको चुना गया था। लेकिन एस्टावो डिगामा जो है उसकी अचानक में मृत्यु हो गई। तो यहाँ पे लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, वास्को डिगामा के पहले, वास्को डिगामा के पहले भारत की खोज के लिए, भारत की खोज के लिए किसे चुना गया था, एस्टावो, एस्टावो डिगामा को चुना गया था, एस्टावो डिगामा को चुना गया था। लेकिन लेकिन अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है, जाती है। इसके बाद इसके बाद इसके बाद पुर्तगाल के राजा ने, इसके बाद पुर्तगाल के राजा ने किसको चुना, वास्को डिगामा को, वास्को डिगामा को भारत की खोज के लिए क्या किया, चुना। ये बात इतनी समझ में आई। तो वास्को डिगामा के पहले किसे चुना गया था, एस्टावो डिगामा को चुना गया था। आई थिंक ये बात क्लियर हो चुकी होगी आपको। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट था जो आपको जानना था। तो अब तो वास्को डिगामा को चुन लिया गया। और वास्को डिगामा कब निकला, वास्को डिगामा आपका 1497 ईस्वी में यूरोप से निकला था। कब निकला था, 1497 ईस्वी में। क्लियर हो रहा है। और यह जुलाई 1497 ईस्वी में निकला था, जुलाई के महीने में, जुलाई 1497 ईस्वी में ये निकला था। और पहुंचा कब, ये 1498 ईस्वी में पहुंचा, 1498 ईस्वी में, ठीक है ना। और 1498 में कब, मई के महीने में, मई 1498 ईस्वी में यह भारत पहुंचा।
अब क्या हुई कहानी, इसको समझते हैं। जरा देखिए कैसे पहुंचा। इसको मैं मिटा दे रहा हूं, ये सारा चीज मिटा दे रहा हूं और इधर लिख दे रहा हूं 1497, यहाँ पे लिख दे रहा हूं जुलाई, और यहाँ पे लिख दे रहा हूं मई 1498, ताकि ये क्लियर होता रहे। अब जरा देखिए, केप ऑफ गुड होप से होते हुए यहाँ पर वास्को डी गामा ऐसे ऐसे इधर इस तट पे पहुंचा, फिर ऐसे ऐसे होते हुए इस तट पे पहुंचा, फिर ऐसे ऐसे होते हुए इस तट पे, और यहीं से सीधे होते हुए ये पहुंचा कालीकट। ये तो वास्को डी गामा इस रास्ते से होता हुए गया, ठीक है ना। तो ये है आपका, अगर पूछा जाएगा, ये क्षेत्र है आपका मोजाम्बिक। क्या है? मोजाम्बिक, ठीक है ना। और मोजाम्बिक के बाद मोम्बासा है, ये क्षेत्र है आपका मोम्बासा, मोम्बासा, और ये है आपका मालिंदी, मालिंदी, और ये क्षेत्र है आपका कालीकट, कालीकट, ठीक है ना। तो इधर से होते हुए वास्को डी गामा भारत के दक्षिणी तट जो केरल में है कालीकट, वहां पर जाकर पहुंचा। अब बात क्या हुई, वास्को डी गामा जब केप ऑफ गुड होप पे पहुंचा तो केप ऑफ गुड होप पर इसकी मुलाकात इसकी किससे हुई? इसकी मुलाकात गुजरात के व्यापारी से हुई, गुजरात के व्यापारी। और जो ये गुजरात का व्यापारी था, इसका नाम था आपका अब्दुल मनीक। इसका क्या नाम था? अब्दुल मनीक नाम था इसका। और इसी के सहयोग से होते हुए वो कहां पे पहुंचा? कालीकट। तो इसी के सहयोग से होते हुए ये कालीकट पहुंचा, कालीकट पहुंचा। इसे ही कोझीकोड बोलते हैं, कोझीकोड बोलते हैं। और कालीकट के एक बंदरगाह जहां पर ये जहाज जाकर रुकी, उस बंदरगाह का नाम है कप्पक खेड़ा, कप्पक खेड़ा बंदरगाह, कप्पक खेड़ा बंदरगाह। इसी बंदरगाह पे ये आके पहुंचा। और यहीं पर एक गांव है, और उस गांव का नाम है कापड़ गांव। कौन सा नाम है? इसी पर एक गांव है कापड़ गांव, यहीं पर आकर वो पहुंचा। तो आपसे बंदरगाह और गांव का नाम और किस क्षेत्र पर, कालीकट या कोझीकोड के नाम से इसे जानते हैं, वहां पे पहुंचा। यहाँ का एक शासक था, इसका नाम था, राजा था दो, वो था जमोरिन। कौन था? जमोरिन। यहाँ का राजा का क्या नाम था? जमोरिन था। जमोरिन ने वास्को डी गामा का खूब स्वागत किया, क्योंकि यहाँ पर वो, अगर इसका नेचर देखें, बाय नेचर जमोरी का, तो जमोरी एक मिलनसार राजा था, बहुत ही विवेकपूर्ण राजा था। मतलब तर्क और विवेक से समृद्ध होते हुए यह मिलनसार प्रवृत्ति का व्यक्ति था। तो इसने बहुत अच्छा भाव भगत किसका किया? वास्को डी गामा का। चूंकि इस पर कालीकट पर जो अन्य व्यापारी लोग थे, जैसे आपके अरब के लोग हो गए, गुजरात के लोग हो गए, मिस्र के लोग हो गए, या कुछ यूरोपीय व्यापारी पहले से भी जो पुराने रास्ते थे वहां से आकर यहाँ पर रुक गए थे, वो भी व्यापार कर रहे थे, इस क्षेत्र पर इसको काफी परेशान कर रहे थे। तो इसको एक आशा जगी कि चलो अब वास्को डी गामा आया है, इससे हम अपनी इस परेशानी का हल इसको बताएंगे, शायद यह हमारी परेशानी दूर कर देगा। तो इसी के एवज में यहाँ पर इसने बहुत अच्छी तरह से स्वागत किया। किसका? वास्को डी गामा का। किसने? जमोरिन ने। कहाँ का राजा था? केरल या कोझीकोड या कोचीन का ये कालीकट का राजा था। तो ये अब आपको क्लियर हुआ। तो ये सारी चीज आपको आई थिंक क्लियर हो गई। तो वास्को डी गामा के बारे में इतनी बातें मैंने आपको बताया, जो कहां से होते हुए आया। तो ये नेटाल, केप ऑफ गुड होप, मोजाम्बिक, मोम्बासा, मालिंद, कालीकट होते हुए आया। और यहाँ पर एक आपका छोटा सा द्वीप है, इसे बोलते हैं केप ऑफ वर्डे। क्या बोलते हैं? केप ऑफ वर्डे का द्वीप। यहाँ से होकर वो आया था। और वास्को डी गामा यहाँ पे निकला था तो पुर्तगाल का यह जो क्षेत्र है यहाँ से निकला था। तो कभी आपसे इस क्षेत्र की बात पूछेंगे तो वास्को डी गामा लिस्बन से निकला था। कहां से?
लिस्बन से अपनी यात्रा शुरू की और कालीकट तक वो भारत पहुंचा। ठीक है ना। अगर वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा अपने साथ यानी कि कुल मिलाकर वो 1700 लोग थे, 1700 लोग थे और उसके साथ 4 जहाजें थी। 1700 लोग और 4 जहाजों के साथ वो लिस्बन से भारत की तरफ रवाना हुआ था, अफ्रीका महाद्वीप के रास्ते से होते हुए। लेकिन जब वो लौटा तो अब वो 55 व्यक्तियों के साथ और उसके पास अब 2 जहाजें बची थी। सोच लीजिए, इसका ये मतलब नहीं कि बाकी यहाँ पे सब लोग रह गए, इसका ये मतलब है बाकी सब मर चुके थे। कुछ लोग रास्ते में आते यहाँ तक पहुंचते पहुंचते बहुत सारे लोग खत्म हो गए थे। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जिसे आप लोगों को नोट कर लेना चाहिए। और अगर मैं बात करूं वास्को डी गामा की, तो वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। वास्को डी गामा 3 बार भारत आया। पहला कब आया तो 1498 ईस्वी में आया। दूसरा कब आया तो 1502 ईस्वी में आया। तीसरा कब आया 1524 ईस्वी में ये भारत आया। तो वास्को डी गामा के बारे में पहला मैंने बता दिया, 1498 ईस्वी में भारत पहुंचा। दूसरा 1498 जब ये 55 व्यक्तियों के साथ 2 जहाजों के साथ वापस पुर्तगाल गया तो अपने साथ ये काली मिर्च और मसाले, काली मिर्च के साथ मसाले और जड़ी बूटी ये सारी चीजें लेकर गया और यूरोप में बेचा। और बेचने के बाद इसकी कुल लागत के 60 गुना अधिक मुनाफा इसे प्राप्त हुआ। 60 गुना अधिक मुनाफा इसे प्राप्त हुआ। तो वहां पुर्तगाल में या यूरोप में एक विचार फैल गई कि अब भारत में ही व्यापार करना काफी फायदे की बात है। और इसी की एवज में फिर वास्को डी गामा भारत आने के लिए फिर सोचा और फिर अगली कड़ी में वो 1502 ईस्वी में भारत आया और यहाँ पर अब की बार वो अपने साथ अपने सैनिकों को लाया, अपने सैनिकों को भी लाया। अब सैनिकों को लाने का उद्देश्य ये था कि अब मैं जो कालीकट के क्षेत्र में अन्य व्यापारी लोग हैं उनको हटा के अपना व्यापारिक केंद्र बनाऊंगा। इसीलिए अब वो व्यापार करने के लिए साथ साथ अब सैनिकों को लाना शुरू किया। तो पहले जो ये लोग आ रहे थे व्यापार के लिए आ रहे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ये व्यापार के होते होते सैनिकों का प्रवेश यहीं से शुरू हो गया है। और फिर यहाँ पे सैनिकों के साथ आया तो ये सारी बात हुई। और लास्ट में जब 1524 ईस्वी में फिर आया यहाँ तो व्यापार कुछ दिन किया, फिर चला गया बेचने। फिर 1524 ईस्वी में आता है और कुछ ही समय बाद इसकी यहीं पे कोचीन में मृत्यु हो जाती है। यही कालीकट के पास है कोचीन में इसकी 1524 ईस्वी में कुछ समय बाद मृत्यु हो जाती है और कोचीन में ही इसको दफनाया जाता है। लेकिन यहाँ पे इसका स्मारक बना, लेकिन 1538 ईस्वी में, कब 1538 ईस्वी में इसकी अस्थियों को, जो जहां दफनाया गया था, इसकी अस्थियों को निकाल कर कहां पे लेकर गया, जहां से ये यात्रा शुरू किया था पुर्तगाल के लिस्बन से, तो इसकी अस्थियों को लिस्बन लेकर जाया गया, लिस्बन। और लिस्बन में एक स्मारक बनाया गया, किसका, वास्को डी गामा का। लिस्बन में क्या किया गया, एक स्मारक बनाया गया। तो इसका एक कहां पे है, कोचीन में है स्मारक, और एक स्मारक कहां पे है, लिस्बन में है। तो दोनों जगह पे इसका स्मारक है। अगर वास्को डी गामा की हम और बात करें, देखिए सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, आप लोग इन सभी चीजों को नोट कर लेना तो ज्यादा ही बेहतर होगा, ठीक है ना। अब अगर वास्को डी गामा की हम और बात करें तो वास्को डी गामा के जो पिता थे वो पहले से ही एक बहुत ही कुशल नाविक थे। तो इसके जो पिता थे वास्को डी गामा के पिता क्या थे, बहुत ही कुशल नाविक थे। और जब पिताजी उतने बड़े कुशल नाविक हैं तो बेटा तो उससे ज्यादा ही बेहतर होगा।
और इसके परिवार की अगर बात करें तो इसके परिवार में 6 लड़के और 1 लड़की थी। 6 लड़के और 1 लड़की थी। और पत्नी का नाम बात करें तो पत्नी का नाम था कटरीना, कटरीना दे एटेट, कटरीना दे एटेट। तो ये पत्नी का नाम था, ठीक है ना। तो ये पिता, लड़के और पत्नी का नाम हो गया किसके, वास्को डी गामा का। वास्को डी गामा के बारे में ये है कि जब आपका 1524 ईस्वी में ये दोबारा आया भारत, तीसरी बार जब भारत आया तो पुर्तगाल के जो राजा थे, पुर्तगाल के राजा, पुर्तगाल के राजा, उनका क्या नाम था, उनका नाम था किंग जॉन तृतीय, किंग जॉन तृतीय। तो ये जो किंग जॉन तृतीय थे, वास्को डी गामा को वायसराय की उपाधि से नियुक्त किया, वायसराय, वायसराय नियुक्त किया था, वायसराय नियुक्त करके भेजा था, नियुक्त करके भेजा था। लेकिन ये कुछ ही समय बाद वास्को डी गामा की मृत्यु हो गई। और फिर तो ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट या इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है कि कब वास्को डी गामा को वायसराय की नियुक्ति से बनाया गया था। तो 1524 में। राजा कौन थे, किंग जॉन तृतीय थे। तो वास्को डी गामा से संबंधित मैंने सारी चीजों की चर्चा यहाँ पे कर लिया है और वीडियो काफी लंबा बन रहा है, इसीलिए अब हम इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में मैं इसी वास्को डी गामा के आगे से शुरुआत करूंगा। तो आज मैं आपको नए जो मार्ग थे वो नए मार्ग से परिचित करा चुका हूं। तो वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर और कमेंट जरूर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, बाय बाय।